प्रिय ऑल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, आज के डेट पर ये मेरा तीसरा वीडियो अपलोड होगा और ये वीडियो फोकस है उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा UPHJS 2022 को संकेंद्रित करके। 2020 का फाइनल रिजल्ट जिन 50 छात्रों ने इंटरव्यू दिया है उनका रिजल्ट अभी पेंडिंग है। फ़िलहाल आज अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक नहीं आया है। संभव है आज संडे था तो संभव ही नहीं था, लेकिन ये कल या एक दिन में रिजल्ट आने की संभावना है। 50 में से 50 का सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि सीटें तो 98 थीं, या कितने का होता है ये रिजल्ट बताएगा। लेकिन ये प्रबल संभावना है कि 2022 की HJS बहुत जल्द आने वाली है। कितनी सीटें हैं, कब तक आएगा, इसके पचड़े में पड़े बगैर जो लोग प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी पहली बार HJS में बैठने के हेतु करने जा रहे हैं उनके लिए मैं एडवोकेट JK गिरी, इलाहाबाद हाई कोर्ट हायर जुडिशरी के परीक्षा के लिए खास करके वो पेपर जो जूनियर डिवीज़न में प्रीलिम्स में नहीं हैं, बिहार में हैं कुछ और कुछ नहीं है। जैसे यूपी का लोकल लॉ जो मूलतः तृतीय पेपर का हिस्सा होता है राजस्व संहिता के साथ, वो सारे पांचों पेपर विद राजस्व संहिता प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं हायर जुडिशरी में। जो जूनियर डिवीज़न के 2500 पेपर हैं प्री और मेन मिलाकर, वो सारे के सारे पेपर से 100 नंबर के क्वेश्चन में आपसे प्रारंभिक परीक्षा में सवाल बनते हैं। आज हम श्री गणेश कर रहे हैं, संडे का दिन है। UPHJS 2022 को लेकर के जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेबस के लिए जूनियर डिवीज़न में वो फेस करके आते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा उस पर टीका टिप्पणी करने या उसके ब्यौरे में जाने की जहमत नहीं है। मैं ये मान के चलता हूँ कि इस एग्ज़ाम के लिए आहर होने के पहले वो बच्चा कम से कम 4 बार यूपी जुडिशरी, अगर उसका दुर्भाग्य रहा हो कि वो वैकेंसी ना पाया हो तो बात अलग है, लेकिन कम से कम 2-3 बार जुडिशरी और 2-3 बार यूपी का APO उसे मिला ज़रूर होगा। अगर वो 35 साल कंप्लीट है और पहली बार HJS यूपी में बैठना चाहता है तो जो कंडीशन और टर्म्स इस बार इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, जो विज्ञापन में आएगा, उसको फेस करने के बाद आप जो भी लोग फार्म डाल करके प्रीलिम्स परीक्षा के लिए तैयारी के लिए आहर होंगे उनके लिए ये एक, इसको कोचिंग कह लीजिए या इसको शिक्षा कह लीजिए, प्रीलिम्स लेवल पर प्रीलिम्स को कैसे क्रैक करें। HJS, मैं जूनियर डिवीज़न की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जूनियर डिवीज़न में जो पेपर हैं जैसे जूरिस्प्रूडेंस है, इंटरनेशनल लॉ है, तो वो पेपर जो प्री में पूछे जा रहे हैं वो दोनों पेपर यहाँ हायर जुडिशरी में नहीं हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट है, माइनर लॉ पूरा है, भागीदारी है, इक्विटी है, ट्रस्ट है, सुखाधिकार है, स्पेशल रिलीफ एक्ट है। ये जो माइनर लॉ के पेपर हैं और लोकल लॉ के पेपर हैं उससे भी प्री में क्वेश्चन बनेंगे विद हिंदू और मुस्लिम लॉ फैमिली लॉ के साथ। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले माइनर लॉ से और स्पेशल रिलीफ एक्ट से। स्पेशल रिलीफ एक्ट से रिलेटेड यूट्यूब पे सर्च मारेंगे तो आपको हजारों पढ़ाने वाले मिलेंगे, लेकिन आपकी गुत्थी ना सुलझाएंगे। मेरा अध्ययन का फोकस हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के प्रति ज़्यादा है, लेकिन अंग्रेजी का बच्चा भी अगर किसी भी गुत्थी को समझ नहीं पा रहा है तो अगर गौर से मेरा वीडियो सुनेगा तो उसके माइंड से उसके इंग्लिश वाली प्रॉब्लम भी हल हो सकती है। तो आज हम श्री गणेश उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए सबसे पहले शुरू कर रहे हैं विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963। इसका एक ब्रीफ खींचते हैं जहां से प्रारंभिक परीक्षा में सवाल बन सकते हैं। और प्रारंभिक परीक्षा आप समझते हैं जूनियर डिवीज़न में आपको अनुभव हो चुका है कि बहुत ही विस्तार, एक भी तथ्य छूटने ना पाए उसकी परीक्षा, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। स्पष्टीकरण, संशोधन, नीचे के संशोधन के पूर्व के प्रावधान, स्पष्टीकरण के स्पष्टीकरण, उसका जो परंतु अपवाद, वहाँ से भी सवाल बनते हैं। यानी पूरे बेयर एक्ट में कहीं भी कुछ चिन्हित हो, उद्देशिका से, उद्देशिका प्रखंड से, कहीं से भी सवाल बनेंगे और उसका उत्तर आपको आना चाहिए।
केवल साल पेपर से भी काम नहीं चलेगा। प्रश्न बनाने की प्रकृति जो जूनियर डिवीजन में प्रारंभिक परीक्षा की है उससे हायर डिवीजन में एचजेएस में बिल्कुल अलग है। प्रश्न के ढर्रे से ही समझ जाएंगे। इतने लंबे प्रश्न होते हैं कि उनको समझना और तत्काल उत्तर पे जाना बगैर कई बार मंथन के संभव नहीं है। तो आइए बगैर देरी किए हम शुरू करते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 13 दिसंबर 1963 को यह अधिनिर्मित एक्ट जो कुल 42 धाराओं से युक्त है और इसमें 3 भाग हैं। भाग 1 प्रारंभिकी से जाना जाता है, भाग 2 विनिर्दिष्ट अनुतोष से जाना जाता है और भाग 3 इसका निवारक अनुतोष प्रिवेंटिव रिलीफ आखिरी भाग है। अब कभी कभी इतना, जैसे इस बार खूब पूछा है एपीओ के प्री में कि किस अध्याय में क्या है। आईपीसी में अध्याय पूछे गए हैं, रेगुलेशन में तो पूछा ही कि पूछा गया, आईपीसी के सीआरपीसी के अध्याय, यानी आपका फोकस उनको प्रश्न बनाने का जो घटना चक्र का मोटा पोथन्ना आप पढ़ते हैं और जो पढ़ करके सोचते हैं प्री निकाल लेंगे, उस पर एक्सपर्ट की नज़र है। वो लेके बैठता है प्री का क्वेश्चन बनाने के लिए। तो ये ध्यान रखिए कि अध्याय में क्या है ये भी दिमाग में रखना होगा और वो अध्याय वो भाग कितने अध्यायों से युक्त है। जैसे पहला भाग, इसमें केवल सेक्शन 1 से सेक्शन 4 केवल सम्मिलित है इस भाग में, पार्ट 1 में, और इसमें कोई अध्याय नहीं है। डायरेक्ट सेक्शन से स्टार्ट होता है भाग ये और 4 सेक्शन पे कंप्लीट हो जाता है। यानी भाग 1 अगर देख रहे हैं, हमारे साथ इस वीडियो को कंटिन्यू करने के पहले आप स्पेशल रिलीफ एक्ट की वेयर एक्ट लेके बैठें। आपको हमारे साथ पढ़ने का अलग मजा आएगा। ऐसे लगेगा कि कोई टीचर आपको डायरेक्ट गाइड कर रहा है और आपके सारे उस प्रॉब्लम पर जहां आपकी नज़र स्वयं नहीं जा सकती है, किसी भी वजह से, नौसिखिएपन की वजह से, या आपका दिमाग परेशान है और आप सही से पढ़ना नहीं चाहते फिर भी पढ़ रहे हैं, तो इस वीडियो को ऑन करके अगर वेयर एक्ट लेके आप बैठेंगे तो आप बहुत सुविधा में होंगे और आपके पास वो तथ्य दिमाग के भीतर ग्राह्य होंगे जो प्रारंभिक परीक्षा में उत्तर के लिए अति आवश्यक हैं। तो मैं कंटिन्यू कर रहा था। भाग 1 प्रारंभिक है जो सेक्शन 1 और सेक्शन 4 तक है। उसके बाद भाग 2 जो स्पेशल रिलीफ विनिर्दिष्ट अनुतोष से संबंधित है। इसमें कुल इस भाग में अध्याय 1 जुड़ा हुआ है संपत्ति के कब्जे का प्रत्युद्धरण, अध्याय 2 जुड़ा हुआ है संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन और अध्याय 3 जुड़ा हुआ है लिखितों की परिशुद्धि, अध्याय 4 जुड़ा हुआ है संविदाओं का विखंडन और अध्याय 5 जुड़ा हुआ है लिखितों का रद्दकरण, अध्याय 6 जुड़ा हुआ है घोषणात्मक डिक्रियां। यानी भाग 2 में कुल 6 अध्याय हैं। तो अगर एक क्वेश्चन एचजेएस के प्री में यही बना दे कि सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो भाग 2 है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कितने अध्याय हैं, उसमें 6 अध्याय हैं। अब ये अलग क्वेश्चन बन सकता है कि किस अध्याय में क्या है, तो मैं अध्याय का नाम और उसका नंबर बताता गया जो अभी जस्ट आपने सुना। और वेयर एक्ट अगर आपके सामने है तो इसको कंठस्थ करने में आपको कम से कम रिवीजन, कम से कम 5 बार रिवीजन मांगता है। जैसे आज की वीडियो आप पूरा सुने, जो 10 मिनट 20 मिनट का वीडियो होगा, उसको कम से कम 3 बार सुन जाएं और यहीं ख़त्म कर दें एसआरए को। केवल एक उड़ती नज़र आपके लिए काफ़ी हो। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में ये सारगर्भिता होती है। खड़े हो गए चाक लेकर और इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं, हद हो गई। आपका बेड़ा गर्क कर लिया और बातों में फंसा करके आपको डुबो दिया नैया जहां जाना था, जहां रसातल में चले जाइए आप। पैसा कमाना अलग अर्थ रखता है, लेकिन आपको प्रौढ़ कर देना कि आप किसी पर निर्भर ना हो अलग अर्थ रखता है। प्रौढ़ करना मार्गदर्शन है और पैसा कमाना कोचिंग चलाना है। इस तथ्य को भी किसी से शिक्षा लेते समय ध्यान रखिए। कौन कितना आप पर निर्भर है, केवल अपनी ही तो नहीं सोच रहा है वो। तो ऐसे ही, और आखिरी भाग जो निवारक अनुतोष से है, भाग 3 पार्ट 3 प्रिवेंटिव रिलीफ,
उसमें चैप्टर नंबर 7 आता है जो इंजेक्शन जनरली से रिलेटेड करता है, और उसमें चैप्टर नंबर 8 जो प्रिपिचुअल इंजेक्शन की बात करता है, शाश्वत व्यादेश की, और यही 8वां अध्याय आखिरी अध्याय है। तो अगर एक क्वेश्चन ये, टोटल कुल कितने अध्याय हैं सारे में, तो आप उत्तर दीजिए 8। ऐसा तो कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन दिमाग की खुराफाती वृत्ति का कोई अंदाजा नहीं। पूछ ले सबसे आखिरी अध्याय कौन है, सबसे पहला, तो आखिरी है शाश्वत व्यादेश प्रिपिचुअल इंजेक्शन, और सबसे पहला है संपत्ति के कब्जे का प्रत्युद्धरण। ये बेयर एक्ट खोलने के पहले, बेयर एक्ट के साथ जैसे बेयर एक्ट खोलें तो इसमें आप ध्यान दें संशोधन 2018 जुड़ा है। कहीं आपकी बेयर एक्ट पुरानी तो नहीं है? अगर पुरानी है तो बिल्कुल आज ही जाके मार्केट में बदल दें। 2018 में ये आमूल चूल परिवर्तन हुआ है, और इसी संशोधन को बेस करके, 2018 के संशोधन को बेस करके उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी मुख्य परीक्षा पार्ट 3 2018 के पार्ट 3 में इस पे सवाल आया, और उसी साल संशोधन भी एक प्रकार से हुआ था। तो ये क्वेश्चन रिवीजन भी हो सकता है मुख्य परीक्षा में, प्री में भी पूछ सकते हैं। कहाँ कहाँ संशोधन हुए हैं सेक्शन, यानी बेयर एक्ट में कुछ भी शुरुआत करने के पहले आप उस संशोधन को मार्क कर लें, मार्कर से, हाइलाइटर से, कहाँ कहाँ संशोधन है, तो आपके दिमाग में हो जाएगा 2018 में संशोधन कहाँ कहाँ है। इसके बाद जो इंडेक्स होती है, इंडेक्स में ही ये मेंशन कर दें उससे सवाल कहाँ बने हैं और कब आए हैं। तो इससे आपका दिमाग जब सरसरी तौर पे आप दोहराएंगे और पूरी बेयर एक्ट को पढ़ने में जो 2 से 3 दिन का समय देंगे अभी शुरुआत में, वो आप महज 10 मिनट के अंदर कवर कर सकते हैं, या हद ढीले हैं नहीं कवर कर सकते तो आधे घंटे से ज़्यादा का समय आपके अध्ययन के लचरपने को दर्शाएगा। अब इसमें जो मैंने बताया कुल 8 अध्याय, 1 अनुसूची, 3 भाग और 42 धारा। तो आज चूंकि श्री गणेश है तो मैं सिर्फ इतना इंडिकेट करके कि इसमें 2018 का अपडेट संशोधन है जिससे पूरा बेयर एक्ट या सारे का बदल गया है, उसको ध्यान में रखते हुए 42 सेक्शन में क्या क्या है ये आज बता के आज का वीडियो हम ऑफ करेंगे। लेकिन आज से ही अगर आप इस परीक्षा के प्रति सतर्क हैं तो माइनर लॉ और उसके बाद लोकल लॉ होगी। मेरा अपना अंदाजा है पूरा एसआरए, पूरा ट्रस्ट, पूरी इक्विटी, पूरा इजमेंट्री राइट और पूरा भागीदारी कंप्लीट करने में कम से कम 1.5 महीना लगेगा, 50 दिन। और जो इसी एक्ट को 15 दिन में मोटी रकम लेकर के ख़त्म कर देते हैं, मैं उनसे न प्रभावित होने वाला हूं। और आप अगर हमसे बोर हो रहे हैं तो आप टाटा बाय बाय, आप अपना रास्ता चुन सकते हैं, क्योंकि प्री परीक्षा निकालने के लिए आप में असीम धैर्य होना चाहिए। कंपटीशन मूली गाजर नहीं है, और इतनी उच्चतर न्यायिक सेवा की परीक्षा के लिए तो बिल्कुल नहीं। कहीं झांसे में मत आ जाना कि इंपॉर्टेंट इसमें भी होता है। तो आखिरी बात को कंटिन्यू करते हुए किस सेक्शन में क्या है मैं केवल रिपीट कर रहा हूं, इसमें कोई बहुत सार नहीं है, सार कल से होगा जब इसका अन्वय करूंगा मैं। सेक्शन 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ की बात करता है। इसका डिफिनीशन क्लाज वाला सेक्शन नंबर 2 है। 3 में व्यावृत्तियां हैं कि इसे एक्ट में कहां कहां ये अलाउ नहीं करता, छूट प्रदान करता है। चौथा सेक्शन कहता है कि ये सारे व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही अनुदत्त किया जाना, दंड विधियों के लिए प्रवर्तन नहीं होगा। यानी सेक्शन 4 से कई बार एचजीएस में सवाल आए हैं। मध्य प्रदेश हायर जुडिशरी, राजस्थान हायर जुडिशरी में सेक्शन 4 से कई दफे पूछा गया है। साफ साफ सेक्शन 4 एसआरए बताती है कि एसआरए का प्रोविजन केवल सिविल मैटर पे अप्लाई होगा। कोई जो कुछ बताता है आपको कानून पढ़कर, वो तीसरे लोग का आदमी नहीं है। यही लिखे गए कानून को गंभीरता पूर्वक ईमानदारी से पढ़ता है और आपसे थोड़ा थोड़ा अलग दिखने लगता है। आप कभी ठहर कर सोचेंगे तो अंतर सिर्फ एक जगह दिखाई देगा,
आप पढ़ते वक्त ईमानदार नहीं थे और जो आपका दादा बना हुआ है वो पढ़ते वक्त ईमानदार था। मेरा प्रयास आपको ईमानदार बनाना है, आपको शिक्षित करना नहीं है। शिक्षित करने की उम्र नहीं है। मेरे साथ कदम ताल करेंगे आपको सुविधा होगी। बाकी जो पेड कोचिंग की व्यवस्था है, पेड सुविधा है, इसमें आपको शुल्क देना पड़ेगा इस बेरोजगारी की हालत में, उसकी बात अलग हो जाएगी। उसके बाद शुरू होता है भाग 2, जिसका चैप्टर नंबर 1 है संपत्ति के कब्जे का प्रत्युद्धरण। इसमें सेक्शन 5 विनिर्दिष्ट अस्थावर संपत्ति के प्रत्युद्धरण की बात करता है। रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमोबल प्रॉपर्टी। 6 सेक्शन है अस्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद। सेक्शन 6 सूट बाय पर्सन डिस्पजेज्ड ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 7 विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति का प्रत्युद्धरण। सेक्शन 8 जिस व्यक्ति का कब्जा है किंतु स्वामी के नाते नहीं है। जब पढ़ाएंगे इसको डिटेल में तब आपको समझ में आएगा, अभी सिर्फ इसको इंडेक्स में दोहराइए। उसका उन व्यक्तियों को जो अव्यवहत कब्जे के हकदार हैं परिदत्त करने का दायित्व। यानी अध्याय 1 सेक्शन 5 से सेक्शन 8 है। क्वेश्चन बन सकता है सेक्शन अध्याय 1 कहां से कहां तक है? सेक्शन 5 से सेक्शन 8। पूछाई की हद हो गई है, कुछ बचा नहीं है और आने वाले 5 साल बाद बिल्कुल कुछ नहीं बचने वाला है। और ऊपर से आपका जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो आपको महसूस होगा कि हमारी परीक्षा नियामक संस्था ने हमारे साथ धोखा किया है। उसके लिए भी तैयार रहिए, सुनवाई कहीं नहीं होती। लेकिन अगर आपके अंदर ये इच्छा पल रही है कि मुझे हायर जुडिशरी में जाना है, जूनियर डिवीजन में सिविल जज बनना है, एपीओ से प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बनना है, तो ये 100 जूता खाने के लिए तैयार रहिए। झेलना तो पड़ेगा ही, बिना झेले नहीं जाएंगे। जो भी जा रहा है ये झेल कर ही जा रहा है, बहुत कड़वा जहर पीता है। चैप्टर नंबर 2 संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन। सेक्शन 9 संविदा पर आधारित अनुतोष के वादों की प्रतिरक्षाओं से संबंधित है। ये अध्याय 2 में जो ये टॉपिक है, टॉपिक भी बड़ा मायने रखता है। संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन से अगर मुख्य परीक्षा या प्रारंभिक परीक्षा में सवाल आए तो आपके दिमाग में ओनली 1 सेक्शन 9 जाना चाहिए। उसके बाद अलग टॉपिक है, और टॉपिक भी दिमाग में रहना चाहिए कि संविदाएं जिनका विनिर्दिष्टतः प्रवर्तन कराया जा सकता है। इस टॉपिक से सेक्शन 10 भी जुड़ा है, सेक्शन 11 भी जुड़ा है, सेक्शन 12 भी जुड़ा है और सेक्शन 13 भी जुड़ा है। 11 को ध्यान से देखें, संविदाओं के बाबत विनिर्दिष्ट पालन। सेक्शन 12 देखें, दशाएं जिनमें न्यासों के संसक्त संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन प्रवर्तनीय है। 12 देखें, संविदाओं के भाग का विनिर्दिष्ट पालन। इसका डिटेल आगे जब बताएंगे तो समझ में आएगा। सेक्शन 13 हक न रखने वाले या अपूर्ण हक वाले व्यक्ति के विरुद्ध क्रेता या पट्टेदार के अधिकार। संविदा के भाग के विनिर्दिष्ट पालन से सवाल एमपी हायर जुडिशरी 2009 में पूछा गया है। सेक्शन 11 की दशाएं जिसमें न्यासों से संसक्त संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन प्रवर्तनीय है। यूपी जूनियर डिवीजन 1984, बिहार जूनियर डिवीजन हायर डिवीजन 1984 और 91 में ये पूछा गया है। ऐसे ही सेक्शन 13 ये 10, 11, 12, 13 ये 4 सेक्शन कि इस टॉपिक पर हैं। ये टॉपिक दिमाग में रहे क्या? संविदाएं जिनका विनिर्दिष्टतः प्रवर्तन कराया जा सकता है। तो अगर मुख्य परीक्षा में सवाल आपका बनता है कि वो कौन सी संविदाएं हैं जिसका विनिर्दिष्टतः अनुपालन संभव है, तो आप ये चारों सेक्शन लिखेंगे। आप सोचिए इंडेक्स कितना इंपॉर्टेंट है। कौन सा कोचर आपको इंडेक्स पढ़वा रहा भैया? इतनी हाई फाई कोचिंग चल गई है कि हम तो देखते हैं तो उनको कटवे देखते रह जाते हैं।
पढ़ें का हम, लड़के भी वैसे हैं, जैसे को तैसा मिलता भी है। कछुए को कछुआ, खरगोश को खरगोश, कबूतर को कबूतर। आइए अगली टॉपिक फिर ध्यान दीजिए। संविदाएं पहले पालन कराया जा सकता है। अब टॉपिक है वो संविदाएं जिनका विनिर्दिष्टतः प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता। यही क्लियर हो जाइए कि चाहे प्री में सवाल आए चाहे मेन में सवाल आए, तो पूरे 42 सेक्शन में से हमारा दिमाग केवल सेक्शन 14 और 14 कैपिटल ए में ही घुसे और फालतू ना सोचे। यही कहते हैं ये सामने वाला बड़ा भैया धुरंधर है, सीनियरी और जानता है। आपने इंडेक्स कभी पढ़े नहीं, आपको टॉपिक की कीमत पता ही नहीं, आपको तोता की तरह केवल सेक्शन रटना आता है जूनियर डिवीजन में। कुछ नहीं होगा। ढर्रा बदलिए, नजरिया बदलिए और बेयर एक्ट पढ़ने का फलसफा बदलिए। बुक भूल जाएंगे। सीनियर कहते हैं ना कि केवल बेयर एक्ट पर्याप्त है, बिल्कुल पर्याप्त है। ये समझने में 10 साल चले जाते हैं जिसको नशा ज़्यादा होता है। तो कौन सी संविधाएं हैं जिसका विनिर्दिष्टता अनुपालन नहीं किया जा सकता? सेक्शन 14 कहती है ऐसी संविधाएं जो विनिर्दिष्टता प्रवर्तनीय नहीं है, यानी जो रेगुलेटेड नहीं हो सकती वो। और दूसरा कैपिटल ये, न्यायालय के विशेषज्ञों को नियुक्त करने की जो पावर है न्यायालय, ये संशोधन से आया है 2018 में। कोई कोर्ट अगर किसी को अपॉइंट कर रही है तो उसकी पावर को आप जैसा का चाहे वैसा, भैया कोर्ट की पावर है। इशारे से आप उसको सिविल सूट दायर करके किसी जज साहब से काम नहीं करवा सकते। मेरे इतनी ही बातों से आपको 2 सवाल नहीं, प्री के 10 सवाल मिले। उसके बाद फिर टॉपिक पर ध्यान दीजिए। क्या अगली टॉपिक है? वह व्यक्ति जिनके पक्ष में या विरुद्ध संविदाएं विनिर्दिष्टतः प्रवर्तित की जा सकेंगी। पहले तो यह हुआ कि कहां प्रवर्तन हो सकता है, कहां प्रवर्तन नहीं हो सकता। 4 के सेक्शन 10, 11, 12, 13 किसका विनिर्दिष्ट प्रवर्तन कराया जा सकता है। सेक्शन 14 और 14 ये जिसका प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता। अब देखिए वह व्यक्ति, इसमें जो व्यक्ति शब्द है वह व्यक्ति को गोला कर दीजिए, फोकस डालिए इस पर। सेक्शन, ये टॉपिक क्या कह रही है, यानी उन व्यक्तियों के बारे में बात कर रही है जिनके पक्ष में, फेवर में या विरुद्ध। यानी अनुपालन का मतलब कहीं ये मत समझ लेना कि जो फेवर में है वही अनुपालन में। डिग्री दोनों होती है, चाहे आप जीतें चाहे आप हारें। ऐसे अनुपालन चाहे आपके पक्ष में हो चाहे आपके विपक्ष में है, अनुपालन होगा। तो क्या कह रहा टॉपिक? वह व्यक्ति जिनके पक्ष में या विरुद्ध संविदाएं विनिर्दिष्टतः प्रवर्तित की जा सकेंगी। वो कौन से व्यक्ति होंगे जिनके या तो फेवर में, या कौन से व्यक्ति होंगे जिनके विरुद्ध ये विनिर्दिष्ट अनुपालन कराया जा सकेगा। जब इससे जुड़ा चाहे प्रारंभिक परीक्षा में या मेंस में सवाल आए तो आपके दिमाग में ये पहले से सेट होना चाहिए कि सेक्शन 15 से 19 तक के बीच का सवाल है। दिमाग में खांचे बनाते चलें, सीक्वेंस। डायरेक्ट वर्ड बाय वर्ड रटा नहीं जाता, और जो रटते हैं उनको हम क्या बोलें, प्री में ऐसे मठाधीश मिलेंगे, टॉप टॉपर नंबर लेके आते हैं, भूल कर अपना मेंस का नंबर ना दिखाएंगे वो। यही वजह होती है रट्टू तोता और समझ के पढ़ने में। तो वो व्यक्ति के लिए जो 15 से 19 में है, जरा गौर से देखिए कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनके पक्ष या विपक्ष में अनुपालन संभव है।
पहला, कौन विनिर्दिष्ट पालन अभिप्राप्त कर सकेगा, यह सेक्शन 15 बताती है। 16 कहती है अनुतोष का वैयक्तिक वर्जन, यानी जो अनुतोष है वो व्यक्तिगत तौर पे वर्जित कब होगा, ये बताती है। सेक्शन 17 ये अनुतोष का वैयक्तिक वर्जन मध्य प्रदेश हायर जुडिशरी में 2012 में पूछा गया, प्री और मेन दोनों में। 17वां सेक्शन देखिए ध्यान से, किसी संपत्ति के बेचने, विक्रय अलग चीज है, टीपीए याद रखिए 54, पट्टा 105 याद रखिए, पर देने की ऐसे व्यक्ति द्वारा संविदा जिसका उस पर कोई हक ना हो, कोई टाइटल ना हो, कोई राइट ना बनता हो, विनिर्दिष्टतः प्रवर्तनीय नहीं है। फिर से दोहरा दूं इस सेक्शन को, आपके माइंड में बहुत भारी तथ्य जो कल या जब इसको डिस्क्रिप्टिव ढंग से पढ़ाऊंगा तो जब समझेंगे तो उसको इतना सागर को गागर में करने की प्रवृत्ति पन पाइए कि जब आप इंडेक्स बाद में दोहराइए तो जो सागर है आपको इसी इंडेक्स में पढ़ते वक्त याद आ जाए, बकने के लिए नहीं, सिर्फ याद करने के लिए। तब आप हायर जुडिशरी में 3.5 मिनट में सवाल का उत्तर कर पाएंगे। 3.5 मिनट मिलता है यहाँ, जूनियर डिवीजन में 7 मिनट। तैयारी अपनी 3 मिनट की बनाइए। और न्यायमूर्ति लोग इतना बुरा काटते हैं, पता नहीं कहां से प्रोफेसर आते हैं भैया कपिया चेक करने। तो सेक्शन 17 किसी संपत्ति के बेचने या पट्टे पर देने की ऐसे व्यक्ति द्वारा संविदा, कोई व्यक्ति पट्टा कर रहा है तो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, विक्रय कर रहा है तो भी क्रेता से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पट्टा करता है पट्टेदार से करेगा। यह संविदा जिसका उस पर कोई हक ना हो, विनिर्दिष्टतः प्रवर्तनीय नहीं है। बात समझ में आ गई होगी। बाकी डिटेल में आगे वाले वीडियो जब हर सेक्शन तोड़ तोड़ के उसका धुर्रा बिगाड़ा जाएगा। मैंने कहा ना, केवल माइनर और लोकल को कवर करने के लिए 50 से 60 दिन चाहिए। अगर आप समय नहीं दे सकते, जय राम जी की, बहुत काम है दुनिया में। कौन जरूरत है न्यायमूर्ति ये बना जाए, न्यायाधीश से बना जाए, एडीजे बना जाए, जूनियर डिवीजन बना जाए। सेक्शन 18 पे आइए, फेर फार किए बिना अपवर्तन। संक्षिप्त में यहां समझिए, बाकी डिटेल आगे। केवल इतना जानिए कि ये सेक्शन 18 फेर फार के लिए बिना अप्रवर्तन कहां किस टॉपिक पर कह रहा है। वह व्यक्ति जिनके पक्ष में या विरुद्ध संविदाएं विनिर्दिष्टतः प्रवर्तित की जा सकेंगी। और आखिरी सेक्शन है इस टॉपिक का, न मैं अध्याय की बात कर रहा हूं, न भाग की बात कर रहा हूं, हमारा जो टॉपिक पे है। ऐसे दंड प्रक्रिया संहिता है, ऐसे आपका पुलिस रेगुलेशनवा है जो मेंसवा लिखने जा रहे हैं। कभी ध्यान दिए हैं कि आपके गुरुजी लोग बताए हैं? सेक्शन 19 क्या कह रहा है? पक्षकारों के और उनसे व्युत्पन्न पश्चातवर्ती हक के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अनुतोष। यहीं ये टॉपिक खत्म हो जाती है। अध्याय नहीं, अध्याय हम दूसरे में ही चल रहे हैं, केवल टॉपिक खत्म हुई। अगली यानी चौथी टॉपिक, अध्याय 2 की चौथी टॉपिक ध्यान दीजिए, संविदाओं का प्रतिस्थापित पालन। सब इंस्टीट्यूट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ईटीसी। इससे जुड़ा सवाल वही फिर बात दोहराऊंगा, चाहे प्री में पूछे चाहे मेन में पूछे, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि एसआरए का सेक्शन 20 से 24 में ही हमें सोचना है और आगे पीछे नहीं। यह प्रतिस्थापित पालन इस बार सवाल आया था।
2020 एचजेएस मेंस में यह सवाल आया था। सेक्शन 20 संशोधन से है, पूरा व्यवहारिक सच डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में। संविधाओं का प्रतिस्थापित पालन, अगला 20 कैपिटल ए जोड़ा गया है। अवसंरचना परियोजना से संबंधित संविदा के लिए विशेष उपबंध, अगला 20 का कैपिटल बी। यहाँ कैपिटल कैपिटल कह रहे हैं तो इसको हल्के में मत लीजिएगा, कैपिटल हमको कहने का शौक नहीं है। वेयर एक्ट में स्मॉल बी और कैपिटल बी आपको हिंदी में मार डालेगा। जरा हमको बताइए कैपिटल ए को हिंदी में बड़ा का लिखते हैं, लेकिन स्मॉल ए के छोटका का कैसे लिखा जाएगा? इसीलिए लिख देता है कि अंग्रेजी वर्जन मान्य होगा। और कहीं का हाई कोर्ट बताइए हिंदी में सूंघता हो। कभी कभी ऐसे लगता है कि हिंदी में ला पढ़ना शर्मनाक ही नहीं अभिशाप है, और अपने देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ये। जहां इंग्लिश में पढ़ना बोलना गौरव का विषय है, हिंदी में पढ़ना बोलना आपके अज्ञान का कारण जो बनता है सो बनता है, पिछड़ेपन का निशानी माना जाता है। और कहाँ सेम क्लास में अगर आप हिंदी मीडियम से आ रहे हैं और इंग्लिश वालों का ग्रुप है, तो आप अगर खुद से कॉन्फिडेंट नहीं है तो हेकड़ी वो निकालेंगे। चाहे आपका इंटरव्यू लेने वाला कमीशन का कोई मेंबर हो, चाहे हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय हो, कोशिश तो पूरी करेंगे कि आपको हम बता दें कि अंग्रेजी ही सब कुछ है। फिर भी जिद रखिए और ध्रुव तपस्या के लिए तैयार रहिए। हो सकता है हमारी अगली पीढ़ी की अगली पीढ़ी तक समय बदले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। अगली टॉपिक है संविधाओं का प्रतिस्थापित पालन, जिसमें हमने 2 सेक्शन पढ़ा। सेक्शन 20 कहता है संविदा का प्रतिस्थापित पालन, और सेक्शन 20 का कैपिटल ए कहता है अवसंरचना परियोजना से संबंधित संविदा के लिए विशेष उपबंध। जब से एनडीए गवर्नमेंट आई है, संशोधन 2018 का है, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस वे बन रहा है, किसानों की जमीनें सरकार हायर कर रही है तरह तरह की परियोजनाओं को प्रतिस्थापित करने के लिए। उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए सरकार कानून को शिथिल कर रही है, नहीं तो एक किसान पूरी योजना रोक देता था। जब पढ़ाएंगे तब डिटेल में पढ़ाएंगे, बस हिंट कर दिया। अगला स्पेशल कोर्ट के बारे में 20 का कैपिटल बी बताता है, सेक्शन 20 का कैपिटल बी। उसके बाद 20 का कैपिटल सी भी है, वादों का शीघ्र निपटारा। टॉपिक वही चल रही है, टॉपिक बदली नहीं है। सेक्शन 21 बताता है कतिपय मामलों में प्रतिकर दिलाने की शक्ति। 22 बताता है कब्जा, विभाजन, अग्रिम धन के प्रतिदाय आदि के लिए अनुतोष करने की शक्ति। सेक्शन 23 बताता है नुकसानी का परिनिर्धारण विनिर्दिष्ट पालन के लिए वर्जित न होगा। और सेक्शन 24 बताता है विनिर्दिष्ट पालन के वाद के खारिज हो जाने के बाद भंग के लिए प्रतिकर की वाद का वर्जन है। एक बार अगर आप एसआरए से रिलेटेड केस रिजेक्ट हो गया तो फिर डैमेजेस के लिए एक्स्ट्रा सूट फाइल नहीं होगा। सेक्शन 24, अब ये टॉपिक पूरी हुई, यानी ये टॉपिक संविदाओं से प्रतिस्थापित पालन का टॉपिक सेक्शन 20 से 24 तक है। फिर इसके बाद एक सेक्शन की एक टॉपिक है, सेक्शन 25, पंचाटों का प्रवर्तन और व्यवस्थापनों के निष्पादन के लिए निर्देश। इसके बाद शुरू होता है अध्याय 3। इसमें यह जानिए कि अध्याय 3 सबसे छोटा अध्याय है। अगर अध्याय 3 को देखें तो उसमें केवल 21 सेक्शन है और खूब सवाल आया है। छत्तीसगढ़ हायर जुडिशरी में 2012 में,
मध्य प्रदेश हायर जुडिशरी में 2015 में, यूपी जूनियर डिवीज़न में 2006 में, एमपी हायर जुडिशरी में 2011 में। यानी खूब पूछा है। अध्याय 3 लिखतों की परिशुद्धि, सेक्शन 26 इससे रिलेट करता है, लिखतों को कब परिशुद्ध कर सकते हैं। और यूपी एचजेएस में भी खूब पूछा गया है। तो अगर लिखतों की परिशुद्धि से सवाल आए तो आपके दिमाग में सिर्फ सेक्शन 26 ही नहीं जाना चाहिए, चैप्टर नंबर 3 जाना चाहिए, और ये भी जानना चाहिए कि भाग 2 का ये चैप्टर है। फिर आइए चैप्टर 4, संविदाओं का विखंडन, सेक्शन 27, विखंडन कब न्याय निर्णीत या नामंजूर किया जा सकेगा। फिर सेक्शन 28, अस्थावर संपत्ति के विक्रय या पट्टे पर दिए जाने के लिए ऐसी संविदाओं का जिनके विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री की जा चुकी हो, कतिपय परिस्थितियों में उसका विखंडन। अभी संविदाओं के विखंडन से अगर सवाल आए तो सेक्शन 27 से 30 दिमाग में रखिए। 29 सेक्शन क्या कहता है, विनिर्दिष्ट पालन के वाद में विखंडन की अनुकल्पिक प्रार्थना। और आखिरी सेक्शन कहता है इस टॉपिक का, संविदाओं के विखंडन का, जो चैप्टर नंबर 4 से है, विखंडित कराने वाले पक्षकारों से न्यायालय साम्य बरतने की अपेक्षा करेगा। इस एक्ट में कहीं भी कुछ लिखें, किसी भी सवाल का उत्तर लिखें, ये सेक्शन 30 के फोकस में पूरा टीपीए और पूरा एसआरए है। इक्विटी बेस्ड लॉ इंग्लैंड की उत्पत्ति है, वहां इक्विटी से पे ही सब कुछ होता था। ये संक्षिप्त इतिहास भी डिटेल में कल बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों बना। लेकिन आज लगभग 45 से 50 मिनट में आप ये समझें कि इंडेक्स पढ़ने में टाइम जाता है, और इंडेक्स मुंगेरी लाल के सपने नहीं है, बहुत सावधानी से पढ़ा जाता है। अब आता है चैप्टर नंबर 5, लिखतों का रद्दकरण। सेक्शन 31, कब रद्दकरण का आदेश दिया जा सकेगा। सेक्शन 32, कौन सी लिखतें भागतः रद्द की जा सकेंगी। यूपी एचजीएस 2007 का सवाल है। भागतः यानी पूरा नहीं रद्द करेगा कोर्ट, कुछ हिस्सा। याद कीजिए, प्रत्यक्ष संदिग्धता, अप्रत्यक्ष संदिग्धता, एविडेंस एक्ट, कुछ ऐसा ही। तो चैप्टर 5 में जो लिखतों के रद्दकरण से संबंधित है, इसमें कुल 3 धाराएं हैं, 31, 32, 33। 33वां क्या है, फायदा प्रत्यावर्तित करने या प्रतिकर दिलाने की अपेक्षा करने की शक्ति जब लिखत रद्द की जाए या उसका शून्य या शून्यकरणीय होने के आधार पर सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया जाए। अब आता है चैप्टर नंबर 6। ये इसमें केवल 2 सेक्शन है इस टॉपिक में, और इस चैप्टर में केवल 2 सेक्शन है, 34 और 35, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। घोषणात्मक डिक्रियां। 34 क्या है, पारिस्थितिकी या अधिकार की घोषणा के बारे में न्यायालय का विवेकाधिकार, और 35 है घोषणा का प्रभाव। अगर आप बहुत बार पढ़े हैं और रिवीजन करते हैं तो प्लेबैक जो स्पीड होती है ऑडियो की, वीडियो की बढ़ा दीजिए। हमारी आवाज़ थोड़ा बबलिंग करेगी, लेकिन आपका काम हो जाना चाहिए, हो जाएगा। और भाग 3 आइए, ये यहाँ से चैप्टर नंबर 7 शुरू होता है। जो प्रिवेंटिव रिलीफ है उससे जुड़ा लास्ट भाग है भाग 3, और इसमें 2 अध्याय हैं। एक है प्रिवेंटिव रिलीफ और एक है प्रिपिचुअल इंजेक्शन। प्रिपिचुअल इंजेक्शन आखिरी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 7 जो
प्रिवेंटिव रिलीफ की बात करता है। व्यादेश साधारणतः उसका 36वां सेक्शन कहता है निवारक अनुतोष कैसे अनुदत्त किया जाता है। ये प्रिवेंटिव रिलीफ कैसे दिया जाता है। और दूसरा टेम्परेरी या प्रिपिचुअल इंजेक्शन। इसी 37 पर, हल्के मत लेना इस सेक्शन को, इसी 37 पर पूरी सीपीसी का ऑर्डर पास करवाया जाता है। ऑर्डर 39 का रूल 5 के आगे पढ़िए, जितना पढ़िए उतना कम है, 25 पेपर पढ़ना है। और लास्ट में जब नहीं होगा तो आप गंगू तेली हैं, कुछ नहीं आता आपको। क्या कर रहे इलाहाबाद में, मुखर्जी नगर में, जयपुर में। आखिरी चैप्टर शाश्वत व्यादेश, सेक्शन 38 शाश्वत व्यादेश कब अनुदत्त किया जाता है। सेक्शन 39 मैंडेटरी आज्ञापक व्यादेश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, आखिरी परपेचुअल इंजेक्शन वाला। सेक्शन 40 व्यादेश के साथ स्थान पर उसको एक्स्ट्रा डैमेजेज नुकसानी। और 41 व्यादेश कब नामंजूर कर दिया जाएगा। ये छत्तीसगढ़ एचजीएस 2012 और मध्य प्रदेश हायर जुडिशरी 2013 का सवाल है। और आखिरी सेक्शन 42वां नकारात्मक करार के पालन का व्यादेश। इसमें जो चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और आखिरी चैप्टर, साम्या की एक थ्योरी है क्या कि साम्या उसी को मदद करेगी जो निर्मल हाथ से आएगा, यानी मानसिकता दुरुस्त होनी चाहिए। गलत करके आप नहीं पाएंगे कुछ रेमेडी। तो मेरे प्यारे उच्चतर न्यायिक सेवा के हमसे अग्रज और अनुज बंधुओं, अधिवक्ता मित्रों, हमारे साथ अगर कदम ताल करना है कछुए की गति से, अगर नवंबर दिसंबर में प्री होता है तो समय बचा नहीं है। जितने मोबाइल चलाएंगे बर्बादी का इंतजाम पक्का है। हम यही नहीं कहते कि हायर जुडिशरी कहीं नहीं सफल होंगे। मोबाइल में जितनी देर रहें उतनी देर अपने सब्जेक्ट पे रहें, अन्यथा ना रहें। इंटरटेनमेंट करने की उम्र ये नहीं है, ठीक है। हमारी बातें स्पेशल रिलीफ एक्ट पे कल कंटिन्यू रहेंगी। उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 के मद्देनज़र और पूरा माइनर एक्ट और लोकल एक्ट हम कवर करेंगे। और बाकी अगर समय मिला तो केवल सीपीसी पढ़ाएंगे और नहीं। बाकी आप जूनियर डिवीज़न में झोरा कर दिए हैं, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने या अपने नज़दीकी मित्रों में जो उच्चतर न्यायिक सेवा 2022 की प्रारंभिक परीक्षा में पहली बार बैठने जा रहे हैं उन तक पहुंचाएं कि सारे चितकबरों में इस चितकबरे को भी देख लीजिए। हिंदी बोलता है शुद्ध देहाती, अंग्रेजी जनबन करता ही। हम तो चाहते हैं कि हमारा ये वीडियो ऑडियो हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति भी देखें, ठीक है। सबको साधुवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले सारे अधिवक्ता मित्रों को, भाइयों बहनों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिवादन। शेयर करने वाले सारे मित्रों को, कमेंट करने वाले सारे मित्रों को, लाइक करने वाले सारे मित्रों को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आप अपना ख्याल कीजिए, टाइम बचाइए, अपने दिन भर की परिस्थितियों को बिल्कुल मोड़ दीजिए। कंपटीशन खिलवाड़ नहीं है भाई। हमने खुद अपना 16 साल बर्बाद किया है। आपसे चीख चीख के कह रहा हूं, समय आएगा कहीं दूसरी दुनिया में चला गया, कैरियर सेट हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। 44 मिनट 27 सेकेंड 28 सेकेंड 31 सेकेंड 32 सेकेंड, लगभग 45 मिनट का ये वीडियो आप लोग तभी देख सकते हैं जब स्थिर चित्त हों। और एचजेएस बनने के लिए या जूनियर डिवीज़न में जाने के लिए स्थिर चित्तता यानी अप्रतिम अनुशासन
परम आवश्यक शर्त है। बाकी आप सब बहुत समझदार हैं, हम कौन होते हैं समझाने वाले, हमारी कितनी ज़रूरत। सत्यमेव जयते।